नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कर कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज बात खुला खेल गठबंधन वाला, क्योंकि अखिलेश यादव ने गठबंधन करने में दूसरे सभी दलों को पीछे छोड़ दिया। अखिलेश यादव का समाजवादी कुनबा बढ़ता जा रहा है, इसमें एक और नाम शामिल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। मिशन 2022 पर अखिलेश की गोंडवाना आर्मी। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप साथ देने आए हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। समाजवादी का खुला खेल गठबंधन वाला यूपी में खुलेगा अखिलेश की किस्मत का ताला। जितने साथी जुड़ रहे हैं, ये सब मिलकर के समाजवादी सरकार बनाएंगे। देश के सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा चुनाव, सपा ने बढ़ाए छोटे दलों के भाव। कोई वर्ग नहीं बचा जिसका आज समाजवादी पार्टी को समर्थन न मिल रहा हो। छोटे छोटे रिचार्ज अखिलेश को दिलाएंगे यूपी का ताज। इसलिए हमें उम्मीद है आने वाले समय में जितने साथी जुड़ रहे हैं, ये सब मिलकर के समाजवादी सरकार बनाएंगे। 22 में बाइसिकल वाला ऐलान क्या काम करेगा गोंडवाना प्लान? विरोधी दलों में अखिलेश की सेंधमारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। सपा भाजपा में होगी धुआंधार टक्कर या सामने आएगा तीसरा फैक्टर? गठबंधन के रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव 22 में जीत की बाइसिकल चलाना चाहते हैं और इसके लिए वो छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। एक ऐसे ही दल से अब अखिलेश ने हाथ मिलाया है जिसका नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। लेकिन सवाल बड़ा है कि अखिलेश गठबंधन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिठा पाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों गठबंधन के रथ पर सवार होकर यूपी फतेह का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि इन दिनों अखिलेश यादव ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करने में भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया है। सपा ने अब जिस छोटे दल के साथ गठबंधन किया उसका नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसके साथ हाथ मिलाकर सपा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गोंडवाना पार्टी के जितने भी पदाधिकारी आए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सभी पदाधिकारी हैं जो दूर से चल करके छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ से चल करके आए। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनके सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। गोंडवाना पार्टी के साथ साथ सपा में कांग्रेस, बसपा और अपना दल के कई नेता शामिल हुए, जो बताता है कि समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अखिलेश यादव का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। जन परिवर्तन दल ने जहां समाजवादी पार्टी में अपना विलय किया, तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि आगामी चुनाव में पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि छोटे दलों को साथ लेकर चलेगी। और अखिलेश यादव की कही ये बात अब जमीन पर नजर आने लगी है। बहरहाल देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में अखिलेश यादव की ये रणनीति कितना असर दिखा पाती है। सपा का ये गठबंधन वाला खेल भाजपा के लिए है, क्योंकि अखिलेश जहां जा रहे हैं भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप साथ देने आए हैं।
ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जितने भी अधिकार दिए हैं, आज एक एक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई देश की और संविधान बचाने की है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जिन पे हमारा आपका सबका भरोसा है, सबसे पहले लखनऊ राजधानी में हत्या हुई थी, नोएडा में हत्या हुई, एक इंस्ट्रक्टर था, जिम इंस्ट्रक्टर थी, उसकी लगभग गोली मार दी गई। आज वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। और न जाने कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं। अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, इससे अच्छी कोई कानून व्यवस्था नहीं हो सकती। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का यूपी में अब तक कई छोटे दलों के साथ गठबंधन हो चुका है। जिन दलों से गठबंधन हुआ उसमें रालोद, महान दल, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम शामिल है। हालांकि आने वाले दिनों में यह लिस्ट और भी बढ़ सकती है, क्योंकि शिवपाल यादव लंबे समय से अखिलेश के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। वो अलग बात है कि अखिलेश टाइम नहीं दे रहे हैं। वैसे अखिलेश की मुलाकात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से लेकर कई नेताओं के साथ हो चुकी है। अखिलेश पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि छोटे दलों से गठबंधन में उन्हें कोई ऐतराज नहीं। अखिलेश यादव ने यह ऐलान कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन के कड़वे अनुभवों से लिया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि छोटे दलों का साथ क्या अखिलेश का खेल बना पाएगा या बिगाड़ देगा, क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अखिलेश अभी तक टीपू ही साबित है। क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीट नहीं देनी थी, उसे अखिलेश ने 100 सीट थमा दी। 2019 में अखिलेश मायावती के सामने इतने झुक गए कि उन्हें अपने से ज्यादा सीटें तो दी ही, साथ में मजबूत सीट भी दे दी। नतीजा, अखिलेश 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए। अब सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश 2022 के रण में छोटे दलों के साथ सीट शेयरिंग का गणित बिठा पाएंगे? क्योंकि बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए अखिलेश ने भले ही जयंत चौधरी की रालोद, संजय चौहान की जनवादी पार्टी, केशव देव मौर्य की महान दल और गोंडवाना पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिला लिया हो, लेकिन सपा अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं कर पाई है। मुश्किल यह है कि किसान आंदोलन से संजीवनी पा चुकी रालोद पश्चिमी यूपी में अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो रालोद ने 65 से 70 विधानसभा सीटों की डिमांड की है, जिस पर सपा सहमत नहीं है, जबकि आधा दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां सपा और रालोद दोनों की दावेदारी ने पेच फंसा दिया है। कुछ ऐसा ही हाल महान दल और जनवादी पार्टी के साथ है, जो 10-10 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और अब इस लिस्ट में गोंडवाना पार्टी भी शामिल हो गई है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश वक्त रहते सीट शेयरिंग के मसले को हल कर पाएंगे, क्योंकि जिस रफ्तार में अखिलेश गठबंधन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव लड़ने के वक्त उनके पास बहुत ज्यादा सीटें ना बचे। और अगर ऐसा हुआ तो उनका 400 पार के नारे का क्या होगा, जिसको लेकर अखिलेश यूपी के मानचित्र पर एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। काशी से प्रियंका वार्की कांग्रेस के अच्छे दिन लाने के लिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए प्रियंका काशी से चुनावी शंखनाद करने जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि 5 दिन यूपी में रहने वाली प्रियंका क्या कांग्रेस में नई जान भर पाएंगी? अब की बार काशी से प्रियंका वार। कांग्रेस की प्रतिज्ञा 22 में खत्म होगा 32 साल का सूखा। लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अब काशी से मां गंगा का आशीर्वाद लेकर प्रियंका गांधी वड्रा यूपी में चुनावी शंखनाद शुरू करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी
10 अक्टूबर को काशी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा के साथ चुनावी बिगुल फूंकेंगे। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए पूरा कांग्रेसी खेमा जी जान से जुट गया है। पार्टी आलाकमान ने जनसभा की जिम्मेदारी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिवों को सौंपी है और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो 10 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में काशी पहुंचे और प्रियंका गांधी की जनसभा को सफल बनाएं। प्रियंका वाड्रा लौटकर वापस दिल्ली आ गई हैं। सोमवार से फिर वो पार्टी की कमान संभालेंगी, लेकिन इस बार कांग्रेस का पूरा ध्यान 10 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाली रैली पर है। आपको बता दें कि इस रैली को ऐतिहासिक रैली के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसी रैली सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश को संदेश देगी और प्रियंका वाड्रा इस रैली से जनता को संबोधित करेंगी, प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी। मतलब एकदम साफ है, 10 अक्टूबर से कांग्रेस फुल ऑन चुनावी मोड में आ जाएगी, क्योंकि 10 अक्टूबर की रैली से ही प्रियंका कांग्रेस की चुनावी प्रतिज्ञा का ऐलान करेंगी, जिसके बाद 17 अक्टूबर से कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होगी। यूपी में कुल 4 प्रतिज्ञा यात्राएं निकाली जाएंगी। हर एक यात्रा से पहले प्रियंका एक रैली करेंगी। ये प्रतिज्ञा यात्राएं करीब 1 महीने तक चलेंगी। इसका समापन लखनऊ में एक महा रैली के साथ होगा, जो 19 नवंबर को आयोजित होगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रियंका काशी जाएंगी, वो पहले भी जाती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका ने अपने चुनावी अभियान के लिए काशी को चुना, उससे सूबे की सियासत का पारा चढ़ गया है, क्योंकि ये पीएम मोदी की संसदीय सीट है। वो 2 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को वाराणसी में अपने लिए संभावनाएं नजर आती हैं। वजह है 2004 का चुनाव, क्योंकि कांग्रेस इस सीट को 2004 में जीती थी। तब कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने भाजपा के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी को लोकसभा के चुनाव में हराया था। कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर यहाँ मजबूती से लड़ा जाए तो 2004 की तरह ही उलटफेर हो सकता है, लेकिन ये उलटफेर होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 में जहां यहाँ से प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन चर्चा बनकर ही रह गई। अब प्रियंका इसी काशी से अपना चुनावी अभियान शुरू कर भाजपा के खिलाफ अपने युद्ध का आगाज करने जा रही हैं। प्रियंका की ये रैली कितनी सफल होगी और क्या कांग्रेस की 32 साल की पुरानी प्रतिज्ञा इस बार पूरी होगी, इस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि यह सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं है, प्रियंका के भविष्य का चुनाव है, क्योंकि जब से वो राजनीति में आई हैं, तब से कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा के यूथ की, जिसके दम पर भाजपा ने यूपी में 350 सीट जीतने का नारा दिया है, क्योंकि युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा ने महिलाओं और युवाओं पर दांव खेलने का ऐलान किया। भाजपा की नजर यूपी के 6 करोड़ युवाओं पर है, जिससे पूरा होगा यूपी का मिशन। भाजपा का यूथ जिताएगा बूथ। मिशन 2022 के लिए भाजपा जोर शोर से जुटी हुई है, युवाओं और महिलाओं पर बड़ा दांव खेलने जा रही है, और इसकी गवाह है ये युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। जो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई, जहां भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या से लेकर कई बड़े नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के युवा ने तय किए हैं कि हम इस बार योगी जी के सरकार को दूसरी बार पूर्ण बहुमत सरकार 350 मेजॉरिटी के साथ हम चुनाव में जीतेंगे। इस बैठक के समापन सत्र को सीएम योगी ने भी संबोधित किया। आखिर यही उत्तर प्रदेश है। आज से 5 साल पहले आप सभी लोग देश के किसी कोने में जाते थे, लोग हेत इससे देखते थे, और आज आप देश के अंदर कहीं जाइए, हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के नाम पे आपको सम्मान देगा। वहीं महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने युवाओं को जीत का मंत्र दिया। दरअसल इस बार भाजपा की तैयारी अपने इस यूथ ब्रिगेड के साथ प्रदेश की 1,63,000 बूथ पर जीत हासिल करने की है, और इसके लिए पार्टी ने अपनी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। भाजपा ने यूपी में इस बार 350 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है।
भाजपा का मानना है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ युवा हैं। इसी युवा आबादी को टारगेट कर भाजपा यूपी जीतने की तैयारी में है, लेकिन उसका ये प्लान जमीन पर कितना काम करेगा ये देखना होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। मनीष गुप्ता की मौत की 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मनीष की मौत के गुनहगार अभी तक फरार हैं। वो कब पकड़े जाएंगे, ये सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि मनीष की पत्नी ने साफ कह दिया है कि मुझे सिर्फ सीएम योगी पर भरोसा है, अफसरों पर कतई नहीं। कहां गए मनीष के आरोपी? चार दिन से गायब खाकी वाले। पाताल में छिप गए आरोपी। 27 सितंबर को गोरखपुर की होटल कृष्णा पैलेस में हुई वारदात में जिन 6 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, वो 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खाकी की फौज को चकमा देने वाले 6 पुलिस वालों की गिरफ्तारी न हो पाने के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, कहां फरार हो गया जेएनसे? इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। यही है रामगढ़ताल थाने पर तैनात इंस्पेक्टर जेएनसे, जो 27 सितंबर की रात होटल कृष्णा पैलेस पहुंचा था और आरोप है चेकिंग के दौरान मनीष से मारपीट की गई, जिसमें मनीष की मौत हो गई। जेएन सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जेएन सिंह का कोई अता पता नहीं है। सवाल नंबर 2, कहां छिपा बैठा है एसआई अक्षय मिश्रा? उस रात अकेला जेएन सिंह होटल में दाखिल नहीं हुआ था, उसके साथ एसआई अक्षय मिश्रा भी होटल में था, जहां आरोप है कि मनीष की मौत हो गई। सवाल नंबर 3, कहां गायब हो गया एसआई विजय यादव? एसआई विजय यादव भी उस फौज में शामिल था जिस पर मनीष से मारपीट का आरोप लग रहा है, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद से विजय यादव फरार है। सवाल नंबर 4, कहां भाग गए मनीष के आरोपी? उस रात खौफनाक कहानी लिखने वाले एसआई राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव और कांस्टेबल प्रशांत कुमार का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन ये तीनों भी फरार चल रहे हैं। सवाल नंबर 5, क्या पुलिस पर भारी 6 पुलिस वाले? ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि जब से इन 6 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तब से ये सभी 6 पुलिस वाले फरार हो गए हैं।